बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम जनरल साइंस क्लास 7 का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? ये कम्युनिटी होता है प्लांट्स, एनिमल्स, स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स का, जो कि एक जगह पर रहते हैं, एक एनवायरनमेंट में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे से खुराक हासिल कर रिप्रोडक्शन करते हैं। तो कम्युनिटी क्या बनाता है? इकोसिस्टम बनाता है। एक इकोसिस्टम में बहुत सारी कम्युनिटीज़ हो सकती हैं। इकोसिस्टम ये बेसिक फंक्शनल यूनिट है एनवायरनमेंट का। बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट कौन सा है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ एन एनवायरनमेंट। इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद दियर एनवायरनमेंट, जिसमें एनवायरनमेंट के साथ जानदारों के ताल्लुक का मुतालिया किया जाता है, वो इकोलॉजी होता है। इकोलॉजी को एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। हर इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक लिविंग थिंग्स, एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स। फिर बायोटिक कंपोनेंट्स को मज़ीद डिवाइड किया गया है प्रोड्यूसर्स में, इंक्लूड ऑल ग्रीन प्लांट्स, कंज्यूमर ने, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स वो होते जो कि डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्लांट, इसको प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है, जो डायरेक्ट अपने पौधों से खुराक हासिल करते हैं। इसकी मिसाल है काउस, गाय, बकरियाँ, भेड़, बेंस वगैरह। ये क्या है? हर्बीवोर्स है। कार्निवोर्स वो होते हैं जो कि गोश्त खाते हैं, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, बिल्ली, कुत्ता, शेर वगैरह। ओमनिवोर्स क्या है? ओमनिवोर्स वो होते हैं जो दोनों पौधे और एनिमल दोनों खाते हैं, जैसा कि इंसान ओमनिवोर में है, कौवा, चिड़िया, या और इसको टर्शरी कंज्यूमर्स कहा जाता है, ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स, कार्निवोर्स सेकेंडरी, ओमनिवोर्स टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स में सेप्रोपाइड्स होते हैं, जो कि फंजाई और बैक्टीरिया गंदा खुराक खाते हैं। हैबिटेट क्या है? द नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। हैबिटेट की कितनी किस्में हैं? देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ हैबिटेट। उसमें से मेजर जो है वो 5 है। मेजर कितने हैं? 5। वाटरलैंड, फॉरेस्ट, डिज़र्ट, ग्रासलैंड, टंड्रा। वाटर वेटलैंड में काउज होते हैं, गाय, बफेलोज, गोट, फ्रॉग्स, डक्स, बतख जिसको कहा जाए, टर्टल्स, किचुआ, फिश, स्टारफिश, नजमुल बहर, शार्क, ये वाटर लैंड में होते हैं। इस तरह कॉटन, वीट एंड राइस, ये भी वाटर वेटलैंड में पाए जाते हैं, कॉटन, वीट, राइस। फॉरेस्ट, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और यहाँ पर द लीव्स विल टर्न रेड, ऑरेंज एंड येलो इन ऑटम सीजन। नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ वाटर कौन से है? फॉरेस्ट और नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। और यहाँ पर कौन सी चीज़ ये कसरत में पाई जाती है? फंजाई और मॉसेस, ये फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा होते हैं। मॉसेस, काई, यहाँ पर ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। डेजर्ट हॉट, ड्राई एंड सैंडी एरिया होता है, और यहाँ पर रेन फॉल बहुत कम, बारिश बहुत कम हो जाती है। और यहाँ पर जो जानवर वो नॉकटर्नल ज़्यादातर होते हैं। नॉकटर्नल मीन जो रात को बाहर आते हैं। डेजर्ट एनिमल्स में शामिल है कैमल, स्नेक, फॉक्स, लेजर्ट वगैरह। और इस तरह पौधे हैं कैक्टस, नागपनी, जिजेपस, एक किस्म की अमरीकी झाड़ी, लाल पल वाला दरख्त, पाम है, खजूर, एकेशिया है, बबूल की कर जिसको कहा जाता है, अपनशा, इंजीर, तीगी, ये अपनशा है, यहाँ पर दिखाया गया है इसकी तस्वीर। ग्रास लैंड में लाइन्स होते हैं, जेब्रास, जिराफ्स, रेबिट्स, एलिफेंट्स वगैरह होते हैं। और यहाँ पर ये घासेस भी पाए जाते हैं, सुई घास,
नीडल ग्रास जिसको आता है, वेल ओट्स, जंगली जे, फॉक्सटेल, बुरशनुमा घास। फॉक्सटेल क्या है? बुरशनुमा घास। बफेलो ग्रास। तो ये वेल ओट्स कहाँ पर पाए जाते हैं? जंगली जे, ये ग्रास लैंड में पाए जाते हैं वेल ओट्स। टंड्रा, टंड्रा क्या है? ये बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड विंडी एनवायरनमेंट होता है और इसको पोलर लैंड्स भी कहा जाता है। ये ट्री लेस एरिया होता है, यहाँ पर दरख्त नहीं पाए जाते टंड्रा में क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। नॉर्थ एंड साउथ पोल्स पर ये होते हैं। यहाँ पर जो जानवर है वो है सील्स, जिसको सी लायन भी कहा जाता है, दरियाई बेछड़ा। सील कहाँ पर पाए? ये टंड्रा में होता है सील। पोलर बियर, कुतबी रीछ, स्नो फॉक्स, बर्फानी लोमड़ी एंड डॉग्स विद लॉन्ग फर। यहाँ कहाँ पाए जाते हैं? डॉग विद लॉन्ग फर, ये कहाँ पर होते हैं? ये टंड्रा में होते हैं। टंड्रा की खुसूसियत है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट क्या है? A layer of soil and partially decomposed organic matter that is frozen year round। और यहाँ पर मॉस, काई, वेलो, बेत का दरख्त, बियरबेरी, सदाबहार, लाल बेरी वाली झाड़ी टंड्रा इकोसिस्टम में पाई जाती है। एडॉप्टेशन क्या है? एन एडॉप्टेशन इज अ वे थ्रू विच एन एनिमल्स बॉडी हेल्प्स इट टू सर्वाइव और लिव इन इट्स एनवायरनमेंट। एडॉप्टेशन की इस किताब में कितने किस्में दी गई? 3। डेली एडॉप्टेशन, बिहेवियरल एडॉप्टेशन और एक और किस्म भी है। डेली एडॉप्टेशन क्या है? जो रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं। माइस, वूल्स। वूल्स क्या है? चूहों से मुशाबिह नस्ल का एक छोटा सा जानवर होता है वूल्स। रेबिट्स, खरगोश, कम आउट एट नाइट टू अवॉइड प्रेडेटर्स। तो ये क्या है? डेली एडाप्टेशन है। ऑल्स, उल्लू, आल्सो कम आउट एट नाइट। बिहेवियरल एडाप्टेशन ये है माइग्रेशन, इसमें सब बिहेवियरल रिस्पॉन्स हैं। मेनी बर्ड्स माइग्रेट इन द ऑटम सीजन। ऑटम सीजन में यानी ख़ज़ान में बहुत सारे परिंदे ये माइग्रेशन करते हैं, तो ये बिहेवियरल एडाप्टेशन है ऑटम में। हाइबरनेशन ये भी बिहेवियरल एडाप्टेशन में आता है। इज़ अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी इन एनिमल्स ड्यूरिंग विंटर सीजन। मौसम सरमा में जो स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी एनिमल्स जानवरों में होता है वो हाइबरनेशन कहलाता है। हाइबरनेट कौन से जानवर करते हैं? बियर्स, रीछ, स्कंक्स, बदबूदार जानवर है स्कंक, फ्रॉग्स, मेंढक, चिपमंक्स, अमरीकी गिलहरी एंड सम बैट्स हाइबरनेट। ये बियर्स, स्कंक्स, फ्रॉग्स, चिपमंक्स, सम बैट्स हाइबरनेट्स में हाइबरनेशन होता है। एस्टिवेशन ये हाइबरनेशन का अपोजिट है, ये समर पीरियड या ड्राई पीरियड में होता है। एस्टिवेशन क्या है? समर पीरियड में होता है, हाइबरनेशन का अपोजिट है। ग्राउंड स्क्वेरल्स ये एस्टिवेशन करते हैं। सम टोड्स ये भी एस्टिवेशन करते हैं। एम्फीबियंस रेप्टाइल्स जो होते हैं वो एस्टिवेशन करते हैं। बाज इंसेक्ट्स, स्नेल्स एंड फिश ये भी एस्टिवेशन करते हैं। कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज क्या है? चलावरन यानी बेस बदलना। कैमोफ्लेज, चलावरन, बेस। कैमोफ्लेज इज अ वे ऑफ कंसीलिंग व्हेन एन एनिमल ब्लेंड्स विद इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट टू हेल्प इट हाइड। अपने आप को माहौल के रंग में रंगना, इसको। और ये चेंज कलर। कैमिलियन ये गिरगिट ये कैमोफ्लेज करता है, ये इसकी खुसूसियतें। वाइट फर कोट ऑफ पोलर बियर एनेबल्स टू इट। स्नेक स्किन कलर ये भी कैमोफ्लेज की एग्जांपल है। डॉर्मेंसी क्या है? इज अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी एंड प्लांट इज कॉल्ड डॉर्मेंसी। ट्रीज दैट लूज देयर लीव्स आर डॉर्मेंट इन विंटर। मेल्टूनिया, जापानीज मेपल। मेल्टूनिया और जापानी मेपल में क्या होता है? डॉर्मेंसी। फिजिकल एडाप्टेशन क्या है? आर्माडेलो जो कि जनूबी अमेरिका का एक जानवर है। बख्तरबन ओंट, टर्टल, द पोर्कीपाइन यानी साही। शेल फॉर प्रोटेक्शन, पोर्कीपाइन यूजेस इट्स स्केल्स फॉर डिफेंसेस। इस तरह जिराफ हैज़ अ वेरी लॉन्ग नेक,
तो इसमें ये एडाप्टेशन है, ये फिज़िकल एडाप्टेशन है, यानी इसका जिस्म इस तरह बना होता है कि वो ख़ुद का डिफेंस कर सके। वेस्प, स्नैक्स, स्कॉर्पियंस, इसमें केमिकल डिफेंस होता है, जहर होते हैं इसमें। वेस्प बर्ड को कहा जाता है, स्नैक, सांप, स्कॉर्पियन, बिच्छू, इसमें केमिकल डिफेंस होता है। जानदारों का एक दूसरे पर डिफेंड होता है, खुराक के लिए शेल्टर, वाटर वगैरह इस पर डिफेंड करते हैं। बायोटिक का एबायोटिक पर डिफेंस होता है, इंटर डिपेंडेंस ये है। फूड चेन क्या है? फूड चेन इज़ द ऑर्डर इन विच एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। ये एक ऑर्डर है जिसमें जानवर पौधों को खाते हैं और दूसरे जानवरों को खाते हैं, फूड चेन बनाते हैं, ग़िज़ाई ज़ंजीर। अ फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ प्लांट। फूड चेन हमेशा से प्लांट से स्टार्ट होता है, और विदाउट सन वी वुड नॉट हैव एनी प्लांट। सन के बगैर फूड चेन नहीं हो सकता। ईच ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन इज़ कॉल्ड अ लिंक। ये एक लिंक होता है। यहाँ पर ये फूड चेन कुछ दी गई है। अ 5 linked फूड चेन, 4 linked फूड चेन, 3 linked फूड चेन। फूड वेब क्या है? ये जब बहुत सारे ग़िज़ाई ज़ंजीरी एक दूसरे के साथ मिल जाए तो ये एक फूड वेब बनाए। फूड वेब इज़ अ नेटवर्क ऑफ मोर देन 2 फूड चेन्स। लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हैबिटेट। Many food chains unite to make a food web. An animal that feeds on plant is called primary consumer, herbivores. In winter, most blooded animals disappear because they hibernate. ये विंटर में होता है, और जो समर में हो उसको एस्टिवेशन कहा जाता है। The meat eaters are also known as carnivores, secondary consumers. Chapter 5 Water. About 71% of the Earth's surface is covered by water. Second most essential requirement for the survival of life after air is what? Water. Second most essential requirement life के लिए क्या है? वाटर है, और एयर फर्स्ट एसेंशियल है। मोर देन अ वीक वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। एक हफ्ते से ज़्यादा हम पानी के बगैर नहीं रह सकते। 66% ऑफ द वेट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर। 66% वेट हमारा किस चीज़ से बना है? वाटर से बना है। टोटल वाटर का कितने परसेंट समंदरों में होता है? 97%। फ्रेश वाटर needed for human requirement is nearly 1% of the total. फ्रेश वाटर जो कि पीने के काबिल हो, ड्रिंकिंग काबिल हो, 1% है। 97% ओशन में है, 3% फ्रेश वाटर है। इसमें से सिर्फ 1% जो कि पीने के काबिल है। फ्रेश वाटर क्या है? फ्रेश वाटर वो है जिसकी सैलिनिटी 1% से कम हो। सैलिनिटी नमक की जो खुसूसियत होती है, डेट ऑफ द ओशंस बिलो अराउंड, यानी इसकी सैलिनिटी कम अज़ कम 0.35% होनी चाहिए तो फ्रेश वाटर कहलाएगा। अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर सैलिन वाटर कहलाते। इससे ड्रेन किसके ऑक्साइड्स की वजह से होता है? नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स की वजह से एसिड रेन होता है। और ताजमहल स्ट्रक्चर इज डैमेज्ड ड्यू टू एसिड रेन। डिस्टिलेशन क्या है? ये एक सेपरेशन टेक्निक है जिसके ज़रिए हम वाटर को क्लीन करते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस से हम सेपरेट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ को बॉयल किया जाता है, फिर कंडेंस किया जाता है, और फिर ये दूसरी चीज़ों से गुजारा जाता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को साफ करने के लिए सबसे पहला स्टेप कौन सा है? स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड स्टेप होता है कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल की रिमूव किया जाता है वाटर से। पोटाश एलम और लाइम वाटर इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोटाश एलम और लाइम वाटर के ज़रिए सस्पेंडेड पार्टिकल को वाटर से जुदा किया जाता है, और जो चीज़ बाकी रह जाता है उसको फ्लाग कहा जाता है। थर्ड स्टेप है इसमें सीडिमेंटेशन, यानी तहनशीन होना। फिर फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन में मुख्तलिफ फिल्टर से पानी को गुजारा जाता है, सैंड, ग्रेवल एंड चारकोल से। और फिर डिसइंफेक्शन है। सबसे पहले क्या था? स्क्रीनिंग, फिर कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन था, फिर सेडिमेंटेशन, फिर फिल्ट्रेशन, अब डिसइंफेक्शन।
डिसइंफेक्शन में डिसइंफेक्टेंट क्लोरीन को इस्तेमाल किया जाए। क्लोरीन से पानी को गुजारा जाता है ताकि इसमें जो पैरासाइट्स हो, जो बैक्टीरिया हो, वायरस वगैरह, वो मर जाए और पानी बिल्कुल साफ़ हो जाए। यहाँ पर ये शक्ल दिखाया गया है। स्क्रीनिंग, कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन और फिर इसको स्टोर किया जाता है। तो ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ये स्टेप्स बाय स्टेप्स ये अमल होता है पानी को साफ करने के लिए। परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस इज अबाउट 70%. Pesticides and fertilizer are the sources of agriculture waste. Harmful bacteria are removed from water by passing through chlorine gas. Suspended particles from drinking water are removed by potash alum. Distillation is a technique of separation volatile substance from non-volatile. चैप्टर 6 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर के कौन से हैं? एटम्स। एटम्स ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मैटर के और ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। ये आइडिया किसने दिया था सबसे पहले कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम्स वाज फर्स्ट प्रपोज बाय, ये किसने सबसे पहले प्रपोज किया था ये आइडिया? ये ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस ने 5th सेंचुरी BC में ये कहा था कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम्स। सबसे पहले डेमोक्रेटस 5th सेंचुरी BC में कहा था। एटम ग्रीक वर्ड एटोमस से निकला है, इसकी माना है इनडिविजिबल, जिसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता, लेकिन अब इसको ये गलत साबित हुआ है। इसको डिवाइड किया गया है मज़ीद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स को इसमें डिवाइड किया गया है एटम को, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह इस सब एटॉमिक और फंडामेंटल पार्टिकल्स जिसको कहा जाता है, सब एटॉमिक और फंडामेंटल पार्टिकल्स। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ये कहाँ पर होते हैं? पार्टिकुलर फाज पर होते हैं। ऑर्बिट्स और शेल्स जिसको कहा जाता है, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होते हैं। न्यूट्रॉन लार्ज साइज होता है और इसमें कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, लार्ज, इसका भी लार्ज साइज होता है। इलेक्ट्रॉन का साइज स्मॉल होता है और इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। एक शेल में हम इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड आउट करेंगे? शेल्स कौन से? KLMN वगैरह। फर्स्ट शेल के लिए हम 2n² फार्मूला इसके लिए इस्तेमाल करें कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो 2n², इसमें n1 हम लिखेंगे, पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह L में 8, और ये फार्मूले के ज़रिए हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितनी इलेक्ट्रॉन हो सकती है? 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। ये क्या है? एटॉमिक नंबर, इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 20। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन सोडियम एटम इज 11, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। मास नंबर, एटॉमिक मास को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करते हैं तो ये क्या होता है? मास नंबर या एटॉमिक मास होता है, और इसको न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27, तो इसके लिए ये फार्मूला है। ये एलिमेंट हम सिंबल X इस्तेमाल करते हैं Z एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है और मास नंबर ऊपर। एटॉमिक नंबर नीचे, मास नंबर ऊपर। मास नंबर को A से रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक नंबर Z से। वैलेंसी क्या है? ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है एटम्स की कि मॉलिक्यूल बनाए आइदर विद द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, इसको वैलेंसी कहा जाता है। वैलेंसी किस चीज़ पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। नंबर ऑफ वैलेंसी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करते हैं जो कि आउटर मोस्ट शेल में होते हैं।
अगर 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हो, अगर 4 इलेक्ट्रॉन तक हो तो इसकी वैलेंसी वही होगी। अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, 2 हो तो 2 होगी, 3 हो तो 3 होगी, 4 हो तो 4 होगी। अगर 4 से ज़्यादा होगी तो इसके लिए फिर हम उसको 8 से माइनस करेंगे। यहाँ पर एक मिसाल दिया गया है, क्लोरीन की है 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, उसको हम 8 से माइनस करेंगे। 8 - 7 = 1 और फिर ऑक्सीजन 8 - 2 = 6, 8 - 6 = 2। इस तरह हम नाइट्रोजन 8 - 5 3 बन जाएगा। क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, ऑक्सीजन में 6 होते हैं, नाइट्रोजन में 5, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, क्लोरीन 7। आयन क्या है, आयन इज अ चार्ज पार्टिकल दैट इज फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। आयन किसकी रिमूवल और एडिशन से बनता है, ये इलेक्ट्रॉन की रिमूवल और एडिशन से बनता है। केटायन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। केटायन क्यों बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरी इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है तो केटायन बन जाता है। जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो इसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए तो प्रोटॉन पर किस चार्ज होता है, पॉजिटिव। एनायन कैसे बनता है, एनायन पर नेगेटिव चार्ज होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो वो भी नेगेटिव हो जाता है। केमिकल फार्मूला क्या है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, लाइमस्टोन, CaCO3। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है, बेटरी एसिड भी कहा जाता है, H2SO4। सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट है, NaCl। अमोनिया NH3 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है। आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोप्स वो है जिसके में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मुख्तलिफ हो, यानी इसका एटॉमिक नंबर एक जैसा हो, एटॉमिक नंबर एक जैसा हो लेकिन एटॉमिक मास A मुख्तलिफ हो। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होते हैं क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक नंबर की वजह से होते हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं। और फिज़िकल प्रॉपर्टी आइसोटोप्स के मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि ये एटॉमिक मास की वजह से होते हैं। कुछ आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडिएट एनर्जी विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इसको आइसोटोप कहा जाता है। ये हाइड्रोजन की कुछ आइसोटोप्स दी गई है। ये फ्रूटियम है, फ्रूटियम को ऑर्डिनरी भी कहा जाता है। इसमें प्रोटॉन तो सब में एक जैसे है, प्रोटॉन 1 1, लेकिन फर्क सिर्फ न्यूट्रॉन का है यानी मास नंबर का है या एटॉमिक मास का है, 0। ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम को क्या कहा जाता है, ड्यूट्रियम को हेवी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम को हेवी हाइड्रोजन कंटेन द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ फ्रूटियम। फ्रूटियम इसमें लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ फ्रूटियम कौन सी ज़्यादा मकदार में, कौन सा आइसोटोप ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, प्रूटियम। ड्यूट्रियम ये नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन इज़ अबाउट 0.0015%, ये ड्यूट्रियम होता है। ट्रिटियम ये 1 in 10 मिलियंस, 10 मिलियन में सिर्फ एक क्या होता है, ट्रिटियम होता है। ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ये रेडियो एक्टिव है। प्रूटियम ऑर्डिनरी है, ड्यूट्रियम हेवी है और ट्रिटियम रेडियो एक्टिव है और ये 1 in 10 मिलियंस है। यूरेनियम आइसोटोप को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूल, न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। कोबाल्ट 60 को ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और गाइटर को आयोडीन 131 गाइटर के लिए इस्तेमाल होता है। कार्बन C14 ये एज ऑफ ओल्ड मटीरियल लाइक ट्रीज, एज ऑफ ओल्ड मटीरियल लाइक ट्रीज के लिए हम कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं, कार्बन C14। रेडियो आइसोटोप्स हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करें, लीकेज ऑफ पाइपलाइंस। आइसोबार क्या है, आइसोबार ये अपोजिट है आइसोटोप का, इसमें डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है बट सेम नंबर बट हैव द सेम मास नंबर, मास नंबर एक जैसा होता है, एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ होता है, आइसोटोप का अपोजिट होता है। ये इसका एग्जांपल है आर्गॉन, क्रिप्टॉन और कैल्शियम।
लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ये किसने प्रेजेंट किया था? जोसेफ प्राउस्ट ने। जोसेफ प्राउस्ट ने। इसमें क्या कहा गया है? एवरी सैंपल ऑफ योर सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स एंड फिक्स्ड प्रोपोर्शन रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। H2O ये सोर्स कंटेन 11% हाइड्रोजन इसमें होगा हमेशा, 88% ऑक्सीजन होगा। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन हमेशा 27% होगा और ऑक्सीजन 72.72% होगा। These have the same number of protons in each atom but the neutron numbers can vary। जिसमें न्यूट्रॉन नंबर वेरी हो तो आइसोटोप होता है और इसका अपोजिट होता है आइसोबार, जिसमें न्यूट्रॉन एक जैसे होते हैं लेकिन प्रोटॉन मुख्तलिफ होते हैं। द पार्टिकल दैट कैरीज अ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। एन एटम ऑफ कार्बन contains 6 protons 6 न्यूट्रॉन एट मास नंबर विल बी। तो मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो इसको दोनों को हम जमा करेंगे तो 12 आ जाएगा। द सेंटर और कोर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। एन एलिमेंट हैज 7 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वैलेंसी इज 1। इसको हम 8 से माइनस करेंगे, 8 - 7 = 1। तो ये थे जनरल साइंस क्लास 7 के कुछ चैप्टर जो हमने कवर की। उम्मीद करता हूँ इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। मिलती है अगली वीडियो में अगले सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।